नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका इस चैनल पर। इलेक्शन चाहे वो एमएलए का हो, एमपी का हो, चेयरमैन का हो, वार्ड मेंबर का हो, पंच का हो, सरपंच का हो, सभी को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। लेकिन बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि चुनाव के बाद जो कैंडिडेट हारता है वो अक्सर ये एलिगेशन लगाता है कि चुनाव में नियमों की पालना नहीं हुई है, और ऐसे ही विवाद कई बार बढ़ते बढ़ते कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इलेक्शन पिटीशन को शुरुआती स्तर पर ही कानून के किन प्रावधानों के अंतर्गत खारिज करवाया जा सकता है। आज के इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से इस बात पर फोकस करेंगे कि इलेक्शन पिटीशन में नेसेसरी पार्टी कौन होती है, और नेसेसरी पार्टी को अगर पार्टी नहीं बनाया जाए तो क्या ऐसी स्थिति में इलेक्शन पिटीशन को शुरुआती स्तर पर ही खारिज किया जा सकता है क्या। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इलेक्शन पिटीशन में नेसेसरी पार्टी को पार्टी नहीं बनाने पर क्या इलेक्शन पिटीशन को इनिशियल स्टेज पर खारिज किया जा सकता है, और साथ ही ये भी देखते हैं कि इलेक्शन पिटीशन फाइल करते समय किन किन व्यक्तियों को नेसेसरी पार्टी बनाया जाना चाहिए, इस बात का किस तरह ध्यान रखा जाना चाहिए। इलेक्शन पिटीशन में नेसेसरी पार्टी कौन होती है, इस इशू को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट कौन होता है और रिटर्निंग कैंडिडेट कौन होता है। जब किसी इलेक्शन को डिक्लेयर किया जाता है और कैंडिडेट से फॉर्म इनवाइट किए जाते हैं, उसके बाद जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद एक डेट फिक्स की जाती है कि अगर जिसने भी नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है अगर वो उसे वापस लेना चाहे तो उस पर्टिकुलर डेट से पहले उस नॉमिनेशन को वापस ले सकता है। जब कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं है वो नॉमिनेशन वापस ले लेता है, उसके बाद बचे हुए कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फॉर्म को चेक किया जाता है, और अगर वो नॉमिनेशन फॉर्म ड्यू टू लॉ मिलते हैं या अकॉर्डिंग टू रूल मिलते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाई जाती है, और उस लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम होता है वो सभी कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स कहलाते हैं। कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर कोई कैंडिडेट ये डिसाइड करता है कि उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, जिसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ये भी कहते हैं कि कैंडिडेट बैठ जाता है या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के फेवर में बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि उस कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया है। ऐसा कैंडिडेट जिसने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है उसका नाम बैलेट पेपर में नहीं छपता है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट माना जाता है। तो वे सभी कैंडिडेट जो पहली लिस्ट में जिनके नॉमिनेशन फॉर्म ड्यूली फिलअप थे वो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, और वो कैंडिडेट जिन्होंने उस लिस्ट में आने के बाद अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया या चुनाव में बैठ गए, वो कैंडिडेट्स भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट माने जाते हैं। कंटेस्टिंग कैंडिडेट के इशू को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के कामराज के केस में काफ़ी डिटेल में डील किया था। आपको स्क्रीन पर जो केस का टाइटल नज़र आ रहा है, इसे आप यदि ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ये आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। कंटेस्टिंग कैंडिडेट के अलावा दूसरी जो बात हम करते हैं वो है रिटर्निंग कैंडिडेट। रिटर्न कैंडिडेट वो होता है जो कि चुनाव जीत जाता है। इलेक्शन पिटीशन में नेसेसरी पार्टीज कौन होती है, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एमएलए का चुनाव डिक्लेयर हुआ और सभी से नॉमिनेशन फॉर्म इनवाइट किए गए। इस इलेक्शन में 4 लोगों ने फॉर्म भरा, जो कि हैं ए, बी, सी और डी। इन चारों के फॉर्म ड्यूली फिलअप थे, इसलिए इन्हें कंटेस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में पब्लिश कर दिया गया, उस लिस्ट में इनका नाम ले लिया गया। इसके बाद इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई, लेकिन इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने से पहले ही बी ने ये डिसाइड किया कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी कि वो बैठ गया, उसने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया। इसके बाद चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद डी चुनाव जीत गया। डी के चुनाव जीतने के बाद ए ने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की, उसमें उसने ये एलिगेशन लगाए कि चुनाव में बहुत से नियमों की अवहेलना हुई है। इसके साथ ही ये एलिगेशन भी लगाया कि बी ने, जो कि चुनाव से विड्रॉ कर गया था, डी के साथ मिलकर पैसे दिए वोटर्स को और वोट खरीदे। इस इलेक्शन पिटीशन में ए ने डी को पार्टी बनाया और उसके साथ ही सी को पार्टी बनाया। बी को ए ने इसलिए पार्टी नहीं बनाया क्योंकि वो इलेक्शन से विड्रॉ कर चुका था। तो क्या ऐसी स्थिति में
ये इलेक्शन पिटीशन मेंटेनेबल है, आगे चल सकती है। इसे देखने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 82 सब क्लॉज बी को एक बार देख लेते हैं। इस सेक्शन के अनुसार इलेक्शन पिटीशन में जिन भी कैंडिडेट के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस का एलिगेशन लगाया गया है, उन सभी कैंडिडेट्स को पार्टी बनाना होगा। हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें इलेक्शन पिटीशन में सी और डी को पार्टी बनाया है, लेकिन बी को पार्टी नहीं बनाया है। जबकि इलेक्शन पिटीशन में ये एलिगेशन है कि बी ने डी के साथ मिलकर करप्ट प्रैक्टिस की है, वोटर्स के वोट खरीदे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस इलेक्शन पिटीशन में बी एक नेसेसरी पार्टी है। तो अगर बी को पार्टी नहीं बनाया है तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्शन पिटीशन सेक्शन 82 बी के खिलाफ है और इस तरह की इलेक्शन पिटीशन सर्वाइव नहीं कर सकती। इसे इनिशियल स्टेज पर ही खारिज कर दिया जाएगा। इस एग्जाम्पल में वैसे तो बी ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया था, लेकिन फिर भी वो कंटेस्टेड कैंडिडेट था, क्योंकि कंटेस्टेड कैंडिडेट की जो हमने डेफिनेशन देखी उसके अकॉर्डिंग यदि कोई कैंडिडेट अपना कैंडिडेचर विड्रॉ भी कर लेता है तो भी वो कंटेस्टेड कैंडिडेट की डेफिनेशन में आता है। तो जब भी आप कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल करें तो उस स्थिति में ध्यान रखें कि कौन नेसेसरी पार्टी है, क्योंकि नेसेसरी पार्टी एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। अगर इसमें फ्लाउट होता है तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन पिटीशन को रद्द किया जा सकता है। और अगर आपके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है तो देख लें कि अगर उसमें ये कमी रही है तो उस इलेक्शन पिटीशन में तुरंत एप्लीकेशन लगा दें ताकि वो उसी स्टेज पर खारिज हो जाए। और इलेक्शन पिटीशन में जो निर्णय होने में वर्षों लगते हैं उसकी बजाय आपको कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। हमने जो एग्जाम्पल लिया है इससे मिलता जुलता केस एमएलए के इलेक्शन में 1967 में हुआ था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट पास किया था। ये केस मोहन राज के टाइटल के नाम से है। आप इसे ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इस जजमेंट के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि जॉइंडर ऑफ द पार्टीज या नेसेसरी पार्टीज का लॉ इसी जजमेंट से निकलता है, इसी जजमेंट से बहता है। अगर इलेक्शन पिटीशन में कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ भी करप्ट प्रैक्टिस का एलिगेशन लगाया गया है जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था या जिनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था, तो और ऐसे लोगों को भी अगर इलेक्शन पिटीशन में पार्टी बना लिया है तो ऐसे लोग इलेक्शन पिटीशन में नेसेसरी पार्टी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों का नाम इलेक्शन पिटीशन से हटा दिया जाता है। ज्योति बसु के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने इस कंट्रोवर्सी को भी डिसाइड किया था। अगर इलेक्शन पिटीशन में करप्ट प्रैक्टिस का एलिगेशन नहीं है, इसके बजाय अन्य किन्हीं ग्राउंड्स पे इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई है, तो ऐसी स्थिति में उस इलेक्शन पिटीशन में नेसेसरी पार्टी कौन होगी, इस इशू को भी हम देख लेते हैं। इस संबंध में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 82 सब क्लॉज ए में ये प्रोविज़न है कि यदि जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन पिटीशन फाइल की है उसने इलेक्शन पिटीशन में ये प्रेयर की है कि जो कैंडिडेट जीता है उसके इलेक्शन को वॉइड किया जाए, शून्य किया जाए या रद्द किया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे सिर्फ रिटर्न कैंडिडेट को ही पार्टी बनाना होगा। लेकिन अगर उसके द्वारा इस प्रेयर के अलावा ये प्रेयर भी ऑनरेबल कोर्ट से की जाती है कि जो कैंडिडेट्स हैं, रिटर्न कैंडिडेट के अलावा जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उसमें से किसी एक को विजेता घोषित किया जाए और रिटर्न कैंडिडेट का इलेक्शन नल एंड वॉइड किया जाए, ऐसी स्थिति में उसे सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को पार्टी बनाना होगा। अगर उसने सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को पार्टी नहीं बनाया तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्शन पिटीशन रद्द हो जाएगी और इसे शुरुआती स्तर पर ही रद्द किया जा सकता है। नेसेसरी पार्टी के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यतो धर्मस्ततो जय।